गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजस्थान के इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। जब हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान में भी भारत की ही तरह पहले पाषाण काल आया, उसके बाद में धातु काल आया और धातु काल के अंतर्गत जब कांस्य युग चल रहा है उस समय राजस्थान में कुछ सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो हमारी सभ्यता है वह है कालीबंगा की सभ्यता। देखिए स्टूडेंट्स, इतिहास में जो ये सभ्यता का टॉपिक है वह सभी के सब्जेक्ट में, चाहे वह जीके से रिलेटेड हो, चाहे वह हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सभ्यता टॉपिक है वह आपको मिल ही जाता है। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा कालीबंगा की सभ्यता। शब्द से ही अर्थ लेते हुए चलेंगे। कालीबंगा की सभ्यता, काली मतलब काले रंग की, बंगा मतलब पंजाबी भाषा में बंगा को कहते हैं चूड़ी। वह सभ्यता जिसमें खुदाई में काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी वह सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। यह जो सभ्यता है यह प्राचीन जो नदी थी दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी वाले क्षेत्र में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। इस नदी को हम वर्तमान में गग्गर नदी कहते हैं। तो एग्जाम में यह प्रश्न बहुत देखने को मिलता है, कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ था? यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट है परंतु इससे प्राचीन भी है, हमें ध्यान रखना है क्योंकि यह जो सभ्यता है यह लगभग 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कितने वर्ष पुरानी? 6000 वर्ष पुरानी। यह राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर विकसित हुई है। तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? हम कहेंगे गग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी या फिर किस सभ्यता का एक भाग है? तो हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का। तीसरा क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस जिले से संबंधित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। नेक्स्ट नाम मैंने बताया, कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? काले रंग की चूड़ियाँ खुदाई में मिली थी इस कारण पड़ा। अब आते हैं इसका खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता का नाम हम याद रखते हैं। देखिए सर्वप्रथम 1952-53 की अगर हम बात करें, कई किताबों में 1953 भी मिलता है, तो 52-53 की हम बात करें तो अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। एक होता है खोज करने वाला, एक होता है उत्खनन करने वाला। यहाँ खोजकर्ता पूछा गया है, मतलब कि इसको डिस्कवर किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। देखने में, सुनने में यह आसान लगता है लेकिन एग्जाम में जब सारी सभ्यताएं साथ में ऑप्शंस में आती है तब हम भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि अमल जो होता है वो किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। काला अमल, काला अमल 2 से 3 बार बोलिए स्टूडेंट, आपको याद हो जाएगा, विश्वास दिलाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट बात आती है, देखिए 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बाद में 1961-62 की अगर मैं बात करूं तो बीबी लाल तथा बीके थापर के द्वारा इस पर उत्खनन का कार्य किया गया। अब 3 व्यक्तियों के नाम हमें मिलते हैं, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। अब हम देखेंगे इनको जोड़ने के लिए, अगर बीबी का लाल काला अमल खाकर आए तो थप्पड़ तो पड़ेगी ही, इसे याद रखिएगा क्योंकि जितना आसान लगता है एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आते हैं तो सभी समान लगने के कारण आंसर नहीं निकाल पाते। तो कालीबंगा सभ्यता चल रही है, इसके उत्खननकर्ता और खोजकर्ता के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट बात आती है कि यह जो सभ्यता है इसमें 5 स्तर पाए जाते हैं। देखिए पंच स्तरीय सभ्यता है ये। 5 स्तर में हम बात करें, प्रथम जो 2 स्तर हैं इस सभ्यता के वह हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रथम 2 स्तर हैं उन्हें हम कहेंगे प्राक हड़प्पा सभ्यता के समय के, और तीसरा, चौथा और 5वां यह अंतिम जो तीनों स्तर हैं उसकी अगर हम बात करें तो यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं। इस कारण ये हड़प्पा सभ्यता के समान माने जाएंगे। तो कालीबंगा सभ्यता को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। और कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में हुई है? तो हम कहेंगे 5 स्तर में हुई है। नेक्स्ट बात आती है, अभी तक एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन इसकी खोजकर्ता के, इसके उत्खननकर्ता के संबंध में, यह किस जिले में स्थित है, किस नदी पर स्थित है आदि से संबंधित है, कितने स्तर में है? 5 स्तर में। कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। नेक्स्ट बात आती है कि कालीबंगा की जो सभ्यता है, यह जो नगर है यह एक व्यवस्थित नगर था, अच्छे तरीके से बसा हुआ था। मकान निर्माण के समय इसमें मिट्टी की जो ईंटें हैं उनका यूज किया गया था। अब उत्खनन से प्राप्त कई सारे मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से हमें मिले हैं। और अगर हम देखें सुदृढ़ता, सुडौलता, इनके आधार पर अगर हम देखें तो ये सभ्यता दीनहीन सभ्यता कहलाती है क्योंकि इसमें इतनी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन होते हुए भी इतनी उत्तम क्वालिटी के
वह सामग्री जो कि हड़प्पा सभ्यता में हमें मिली है यहाँ नहीं मिलती है। इस कारण इस सभ्यता को हम दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके जो बर्तन मिले हैं, यहाँ पर बर्तन मिले हैं, वह लाल रंग के थे जिनमें काली तथा सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई थी जो कि ज्यामिति की आकृति की होती हैं। यहाँ से हमें कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है इनकी समाधान की पद्धतियाँ कैसी थी। यहाँ पर हमें एक बच्चे का कंकाल मिलता है जिसमें उसकी खोपड़ी में 6 छिद्र थे। एक एग्जाम में तो सिंपल प्रश्न आया है कि खोपड़ी में 6 छिद्र वाली कपाल किस सभ्यता की विशेषता है? कालीबंगा सभ्यता की। इस सभ्यता के अंदर हमें एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। यह विश्व का पहला प्रमाण है स्टूडेंट, इसको आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जुते हुए खेत, जो एक खेत है वह जोता हुआ है। जोता हुआ भी कैसे है कि एक ही खेत में 2 फसलें जैसे उगाई हो। तो कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, या सिंपल सा प्रश्न विश्व का जुते हुए खेत का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट आता है कि जो कंकाल मिला है, जो एक बच्चे का कपाल मिला है, उसकी खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मस्तिष्क संबंधी कोई शोध या फिर बीमारी का इलाज करने का कोई प्रमाण यहाँ मिलता है। नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है, जैसे बैलगाड़ी मिला है, हवन कुंड कह दीजिए, या फिर आप कहिए इसको यज्ञ वेदी, या फिर नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ थी। देखिए कच्ची नालियाँ थी, जल निकासी व्यवस्था उत्तम नहीं थी, इस कारण इस सभ्यता को हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। बेलनाकार मुहरें यहाँ से मिली हैं। ये मुहर जो शब्द है इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। यह जो शब्द कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए चाहे कालीबंगा सभ्यता कह दीजिए, इसका जो प्रमाण माना जाता है, इसका जो समयावधि मानी जाती है, इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है, सबसे जो प्रमाण महत्वपूर्ण माना गया है वो है मुहर। ठीक है, और यहाँ से हमें कैसी मुहर मिली है? बेलनाकार मुहर मिली है। हड़प्पा सभ्यता में ये सभ्यता अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और उस हड़प्पा सभ्यता का पार्ट एक रहा है कालीबंगा की सभ्यता। नेक्स्ट हम सभ्यता देखेंगे, कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता की अगर हम बात करें तो देखिए उदयपुर में स्थित है ये। हमने किया कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। तो आहड़ सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो यह उदयपुर शहर के पास में एक नदी बहती है जिसे हम आहड़ नदी भी कह सकते हैं या फिर हम आयड़ नदी भी कहते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे। कालीबंगा सभ्यता हमें किस नदी के किनारे मिली थी? गग्गर नदी के किनारे। और आहड़ की सभ्यता आयड़ नदी के किनारे। अब यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो यह उत्खनन के फलस्वरूप हमें पता चलता है कि यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। अभी हमने जब गग्गर नदी पर कालीबंगा सभ्यता की थी तो वह हमने की थी 6000 वर्ष पुरानी, और यह सभ्यता हमारी है 4000 वर्ष पुरानी। यह सभ्यता पाषाण धातु का युगीन सभ्यता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कुछ पाषाण के साक्ष्य भी मिले हैं और धातुओं में विशेष रूप से यहाँ पर तांबे के साक्ष्य मिलते हैं, जिस कारण हम इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। अब इस सभ्यता की बात करें तो यह एक टीले के नीचे दबी हुई मिली है जिसे हम धूल कोट कहते हैं। देखिए सिंपल ही प्रश्न आता है, सिंपल सा प्रश्न आता है कि धूल कोट किसे कहा जाता था? तो धूल कोट किसे कहते हैं? आहड़ की सभ्यता को कहते हैं। धूल यानी मिट्टी का टीला, तो मिट्टी के टीले के नीचे ये सभ्यता मिली है। इस पर उत्खनन का कार्य देखिए 1953 में आसपास ही है कालीबंगा का, और इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, बाद में RC अग्रवाल और HD सांगलिया, इसमें भी ये 3 व्यक्ति हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। आहड़ अ से अक्षय कीर्ति व्यास, फिर कौन आता है? रतनचंद्र, और HD सांकलिया आता है। इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। अब बात आती है इस सभ्यता में जो लोग हैं वह मकान बनाते थे, वह ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग करते थे। तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे। कालीबंगा की सभ्यता में सिर्फ ईंटों का प्रयोग था, वहाँ पत्थर का प्रयोग हमने नहीं देखा। चूँकि यह सभ्यता पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, इस कारण यहाँ पर ईंटों व पत्थर दोनों का प्रयोग हमें मिलता है। अब वहाँ हमने कब्रिस्तान देखे थे कालीबंगा सभ्यता में। यहाँ हम देखते हैं कि मृतक है उनको दफनाने का क्या किया जाता था? दफनाया जाता था मृत्यु के बाद में। दफनाने के साथ साथ मृतकों को गहने तथा आभूषण भी उनके साथ रखते थे, जिससे एक मानसिकता बनती है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद में भी जीवन की बात सोचते थे। उनकी अवधारणा थी कि मृत्यु के बाद में भी आत्मा कभी कभी इस शरीर के पास में आती है। उस समय जब ये अपने स्वयं के आभूषण देखेगी, गहने देखेगी, तो शायद उन्हें सुख की अनुभूति हो, ऐसी इनकी मानसिकता थी। इस सभ्यता से हमें मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिलते हैं। आहड़ के जो बर्तन हैं वह विशेष रूप से लाल व काले मिट्टी के बर्तन, तात्पर्य मृद भांड। तो कई सारे एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि काले व लाल मृद भांड किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? तो ये आहड़ के सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। इस सभ्यता का ही दूसरा नाम हमने अभी बात की थी, तांबे के औजार अधिक मिले हैं।
इस कारण इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। तो ताम्रवती नगरी इज इक्वल टू आहड़। यहाँ तांबे के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर कुछ ठप्पे प्राप्त हुए हैं। ठप्पे से तात्पर्य क्या है कि रंगाई तथा छपाई का व्यवसाय इस समय उन्नत अवस्था में था। जब आहड़ की सभ्यता चल रही है उस समय रंगाई छपाई का व्यवसाय उन्नति पर था, क्योंकि यहाँ से जो ठप्पे प्राप्त हुए हैं वह इस बात का प्रमाण देते हैं। तो यह आप स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा, और ताकि आपको बाद में भी इस टॉपिक को पढ़ने में आसानी रहे। यह आहड़ की सभ्यता थी, उदयपुर से संबंधित है, आहड़ नदी से संबंधित है, धूलकोट तथा ताम्रवती नगरी 2 नाम से जानी जाती है। 4000 वर्ष पुरानी है, इसलिए इस सभ्यता की हम बात और इसकी तुलना हम कालीबंगा के साथ में भी करते हुए चलते हैं। इसके जो उत्खनन करता है, जो अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, HD सांकलिया हैं, इसमें ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ है। इससे हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट हम आहड़ की सभ्यता के बाद हम बात करते हैं गिलुंड की सभ्यता। बहुत साधारण और बहुत ही मार्केबल सभ्यता है ये भी। तो गिलुंड की सभ्यता की हम बात करें तो राजसमंद जिले, गिलुंड कहाँ पर स्थित है पहली बात, तो राजसमंद जिले के में स्थित गिलुंड कस्बा है। यह बनास नदी के किनारे पर, देखिए 3 नदियाँ आई हैं, गग्गर नदी कालीबंगा सभ्यता, आयड़ नदी आहड़ सभ्यता और बनास नदी गिलुंड की सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। जो बनास नदी है उसके तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप हमें ये सभ्यता मिली है। यह सभ्यता जो है यह आहड़ संस्कृति से ही जुड़ी हुई है, अलग नहीं है, ये आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसी की समकालीन मानी जाती है। इस कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो एक सिंपल प्रश्न आहड़ सभ्यता में भी बनता है कि आहड़ सभ्यता का संबंध है कौन सी संस्कृति से, तो बनास संस्कृति से माना जाता है। देखिए इस सभ्यता का उत्खनन जो है 1957-58 में बीबी लाल, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का भी उत्खनन का कार्य किया था, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तत्पश्चात 1998 से लेकर के 2003 के मध्य पूना में जो VS सिंधे हैं, VS सिंधे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में जो स्थित है, उसके जो प्रोफेसर हैं ग्रेगरी पोशल, इनके निर्देशन में किया गया था। थोड़े से नए नाम मिले हैं आपको, परंतु एग्जामिनर आजकल नई चीज़ ढूंढने का ही प्रयास करता है, और यह जो सारा मैटर है वह लेटेस्ट की 10th की बुक से लिया गया है, तो आप ऑथेंटिक भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात आती है इसके उत्खनन में, वही जब मैंने कह दिया कि आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। जिस सभ्यता में जिस सामग्री की मात्रा या उस धातु की अधिकता पाई जाती है उसे उसी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। जैसे यहाँ पर तांबे का सामान ज़्यादा मिला, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कह दिया गया है। इसका टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अब गिलुंड में भी जो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एक सिंपल सा प्रश्न बन जाता है कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन, तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जिसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले आदि चित्रित निर्माण मिले हैं। यहीं से हमें मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। आहड़ में पक्की ईंटों, जो कि आग में पकाई हुई ईंटें होती हैं, इनका उपयोग नहीं हुआ था। तात्पर्य यह है हमने वहाँ किया है धूप में सुखाकर ईंटों को पकाया जाता था, तो उन ईंटों को हम कच्ची ईंटें ही कहते हैं। अगर उन्हें आग में पकाते हैं तब उन्हें हम पक्की या पकाई हुई ईंटें कहते हैं। अब बात करते हैं आहड़ की सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग, अर्थात कि आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन गिलुंड में थोड़ा सा अंतर आता है समय परिवर्तन के साथ में, वह 4000 वर्ष पुरानी है, 2000 के लगभग है। तो गिलुंड में इनका पकाई हुई ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता हम देख लें। 3 सभ्यता हमने की है यहाँ पर, कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता और गिलुंड की सभ्यता। गिलुंड की सभ्यता को हम बनास संस्कृति कहते हैं। राजसमंद से संबंधित है, बनास नदी के दोनों 2 टीलों से संबंधित है ये। VS सिंधे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल और बीबी लाल, इन 3 व्यक्तियों के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य हुआ है। आहड़ के विपरीत बाकी सभी चीज़ें आहड़ की सभ्यता के समान है, परंतु आहड़ के विपरीत यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देखिए गणेश्वर की जो सभ्यता है, इसकी अगर हम बात करें, गणेश्वर सीकर जिले में स्थित है। सीकर के नीम का थाना इम्पोर्टेंट है, गणेश नीम का थाना सीकर, यहाँ पर कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। चौथी नदी आ चुकी है गग्गर नदी। रिपीट करते हुए चल रही हूँ ताकि आपको भी याद रहे और आप इनको राइट डाउन करते हुए रहें नदियों को, और इनको जो संबंधित क्षेत्र हैं उनके नाम एक साथ लिख लें ताकि इनका रिवीजन जितना ज़्यादा हो एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकलने की संभावना हो। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना, सीकर नामक स्थान पर है। यह सभ्यता जो है यह भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब तक हमने 3 सभ्यताएं की हैं, जिनमें से एक कालीबंगा सभ्यता है, वह कांस्य युगीन सभ्यता है। बाकी दोनों सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी और गणेश्वर भी ताम्रयुगीन सभ्यता है।
अब इसके जो उत्खनन का कार्य है, यह आर.सी. अग्रवाल, जिन्होंने आहड़ की सभ्यता का भी कार्य किया था, उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की मानी जाती है। एग्जाम में एक बार प्रश्न भी आया हुआ है इस सभ्यता से संबंधित, इसका टाइम पीरियड पूछा है, तो 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध मतलब कि औजार, उपकरण आदि मिले हैं। इस कारण इस सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम मानते हैं। प्रश्न अलग बनते हैं, दो प्रश्न बनते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे गणेश्वर की सभ्यता। यही प्रश्न अपने बनता है दूसरा कि ताम्रयुगीन ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तब हमें कहना है कि आहड़ की सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पर जो तांबा हमें मिला है, यहाँ पर जो तांबा हमें मिला है, वह जो तांबे के उपकरण हमें मिले हैं उन पात्रों में 99% तांबा है और 1% कोई अन्य धातु का मिक्स सर्च किया गया है। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वह कपीशवर्णी मतलब बंदर के कलर के कपीशवर्णी मृदभांड मिले हैं। तो देखिए रिपीट करते हुए चल, लाल व काले मृदभांड कहाँ से मिले थे हमें, आहड़ की सभ्यता से। और कपीशवर्णी मृदभांड यह मिलते हैं हमें कहाँ पर, गणेश्वर की सभ्यता। कपीशवर्णी से तात्पर्य क्या है, काले और नीले रंग के, काले व नीले रंग से बर्तन जो मिले हैं वह गणेश्वर की सभ्यता से मिले हैं। और इस सभ्यता को हम ताम्रवती सभ्यता या ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यह जो सभ्यता है, यहाँ से तांबे की जो आपूर्ति है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों क्षेत्रों में की जाती थी। तो इम्पोर्टेंट बन जाती है गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर की सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं, आहड़ की सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। दोनों का डिफरेंस आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगली इम्पोर्टेंट जो सभ्यता है वह है बागोर की सभ्यता। बागोर देखिए, बागोर पाषाण काल में भी काफ़ी फेमस रहा है। यहाँ पर पशुपालन के मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बागोर जो स्थल है यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, यह कोठारी नदी पर, तो हमने नदियों के नाम अलग अलग जगह पर याद किए हैं। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में बागोर नामक स्थान पर कोठारी नदी पर V.N. मिश्रा के निर्देशन में 1967 से लेकर के 70 के बीच में उत्खनित हुई थी। V.N. मिश्रा। उत्खनन के दौरान हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अवशेष भी मिले हैं। अभी मैंने बताया था पशुपालन के साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में भी हम देखते हैं, मध्य पाषाण काल में क्या मिलते हैं, यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यह 4 से लेकर के कम से कम 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण भी मिलते हैं, सूक्ष्म उपकरण कहते हैं इनको, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। अब एक सिंपल प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता शिकार पर आधारित थी, शिकार पर डिपेंड थी, तो यह बागोर की सभ्यता थी, क्योंकि इनके पास में जो उपकरण मिलते हैं वो पाषाण के उपकरण मिलते हैं और पाषाण का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग आखेटक अर्थात शिकारी जो होते थे वह अपना शिकार करने के लिए उपयोग में लेते थे। अब बागोर में कालांतर में हम देखते हैं कि बागोर से हमें कुछ तांबे के उपकरण भी मिलते हैं। ठीक है, इनमें एक प्रमुख उपकरण है जैसे छेद वाली सुई, जो कि एक साक्ष्य होती है कपड़ा सिलने का। छेद वाली सुई का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, बागोर से मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कृषि व पशुपालन के, मैं आपको बता चुकी हूँ, रिपीट कर चुकी हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है कि कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं, तो बागोर से मिलते हैं। और ये किस काल से संबंधित हैं, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल की और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, तो लघु पाषाण उपकरण भी का मिलना भी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता, और यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। यह कुछ इम्पोर्टेंट बड़ी सभ्यताएं थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थल हैं जिनका अध्ययन करना कंपलसरी हो जाता है। कई बार डायरेक्ट स्थल और उससे संबंधित जिला या क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो अन्य प्रमुख सभ्यताओं में हम देखेंगे, जो अन्य प्रमुख सभ्यता है राजस्थान के अंदर जो पाई जाती है वह देखिए आप, भीनमाल जालोर। स्थलों के अगर नाम भी आपको याद हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट निकलता है। भीनमाल जालोर की जो सभ्यता है एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका जो उत्खनन है वह आर.सी. अग्रवाल ने किया है। यहाँ से हमें एक रोमन एम्फोरा, देखिए रोमन एम्फोरा जो सुरा पात्र है, शराब रखने का पात्र है, वह यहाँ से मिलता है। एक सुराही भी मिलती है जो कि यूनान से संबंधित लगती है। जो इसके इन दोनों सामग्रियों का मिलना, रोम की एम्फोरा तथा यूनान की सुराही, यह हमें पुष्टि करती है कि राजस्थान की जो ये सभ्यताएं हैं इनका कहीं ना कहीं विदेशों के साथ में व्यापार था। यह उनके व्यापारिक केंद्र
थे। बीनमाल का जो प्राचीन नाम है हम देखते हैं श्रीमाल। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। और सिंपल ये प्रश्न आता है बीनमाल कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं ईशवाल उदयपुर। इंपॉर्टेंट है ये ईशवाल उदयपुर। यहाँ पर प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं। और यह जो ईशवाल उदयपुर है यह लौह उद्योग से संबंधित था। किससे संबंधित था? लौह उद्योग से संबंधित था। उसके अलावा एक सभ्यता हमें मिलती है बेराट की सभ्यता। बेराट जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था किसी समय पर। जो बेराट की सभ्यता है यह हमें बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी, इन 3 जो पहाड़ियों हैं इन पर मिलती है। इसमें बेराट की विशेषता यह है कि इसमें पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के समस्त कालों के कोई ना कोई साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक सभी कालों के कोई ना कोई साक्ष्य मिलता है तो वह हमारी है बेराट की सभ्यता। उत्खनन का कार्य 1936 में, याद कीजिएगा 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ जैसे विद्वान इनके साथ में थे। बेराट में एक हमें गोल मंदिर प्राप्त होता है तथा अशोक के जो स्तंभ हैं उसके भी भाम्रू शिलालेख हमें यहाँ पे मिलता है, उसके साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। अशोक का जो शिलालेख है भाम्रू, जिसकी कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी बेराट के अंदर, वह एकमात्र ऐसा प्रमाण है जिससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। पुख्ता प्रमाण यही माना जाता है। इसके अलावा बेराट के अलावा हम देखते हैं बालाथल उदयपुर। अभी थोड़ी देर पहले उदयपुर में हमने आहड़ की सभ्यता की है, उसके बाद में हमने लौह युग का ईशवाल भी उदयपुर में किया है। और बालाथल उदयपुर की हम बात करें, VN मिश्रा के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ। बालाथल उदयपुर की जो सभ्यता है वह भी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता ही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इनके अलावा भी, जैसे रंग महल है, किससे संबंधित है? हनुमानगढ़ से संबंधित है। ओजियाना भीलवाड़ा से संबंधित है। नगरी है तो चित्तौड़गढ़ है। ध्यान रखना है नगर आए तो टोंक करना होता है, नगरी आए तो चित्तौड़गढ़ करना होता है। बरौर है, गंगानगर है। तिलवाड़ा है तो बाड़मेर में स्थित है। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, ध्यान रखना है हमें, यह जयपुर में स्थित है। सुनारी है तो झुंझुनू में स्थित है। नौह है तो भरतपुर में स्थित है। और नगर मैंने अभी बताया था टोंक में स्थित है। यह प्रमुख स्थल है जहाँ पर कोई ना कोई छोटा मोटा अवशेष हमें मिलता है। इसी प्रकार आज का ये जो टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, वह यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट। इसको आप पढ़िए, अपना कंसेप्ट बनाइए और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि इसको आपको पढ़ने में आसानी रहे, आप बाद में भी इसका विस्तृत अध्ययन कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।